नमस्कार दोस्तों, आप सभी का फिर से स्वागत करता हूं सुखदीप की आवाज़ में। दोस्तों, आज की कहानी हमारी बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है, इसलिए आपसे हाथ जोड़कर विनती है कहानी को पूरा सुनें। और आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। चलिए कहानी को शुरू करते हैं। मेरा नाम रीना है। बीतते हुए कुछ सालों में मेरे साथ एक ऐसा हादसा हुआ था जिसके बारे में मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ। एक ऐसा हादसा जिसके बारे में सुनकर शायद आप लोग भी घबरा जाएंगे, क्योंकि जो मेरे साथ हुआ वह सब शायद आप लोगों ने अपनी आंखों से होता हुआ नहीं देखा होगा। मैं चाहती हूँ कि आप लोग मेरी यह कहानी बाकी लोगों तक पहुँचाएं, ताकि लोगों को पता चले कि इस दुनिया में कैसे कैसे लोग रहते हैं और वह कैसे कैसे रिवाजों को अपनाना चाहते हैं, और दूसरों की बहन बेटियों के साथ वो लोग क्या क्या करते हैं। शायद यह कहानी मुझे आप लोगों को सुनाते हुए मेरी आंखों से आज आंसू नहीं रुकेंगे, क्योंकि आपके साथ जब कोई बुरा करता है तो आपको बहुत ज़्यादा तकलीफ़ पहुंचती है। मुझे भी बहुत तकलीफ़ पहुंच रही थी। मैं मदद की पुकार लगा रही थी, मगर कोई मेरी सुनने वाला नहीं था। तो फिर मेरी यह कहानी सुनकर मुझे भी बताइए कि आप कैसी मुश्किल में पड़ जाएंगे तो आप लोग क्या करेंगे। आपके पास इस मुसीबत से निकलने का कैसा रास्ता होगा। दोस्तों, कहानी में आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक करें और हाँ, कमेंट करके हमें अपनी राय ज़रूर दें कि आपको हमारी कहानी कैसी लगी। मैं दुल्हन बैठी हुई, दुल्हन के कपड़े पहने हुई। हर लड़की की जब शादी होती है तो वह बहुत ही खुश होती है। अगर उसके दिल में कोई गम होता है तो वह गम होता है कि उसके माता पिता की जुदाई का। लेकिन मुझे यह शादी नहीं करनी। मैं नहीं चाहती थी यह शादी करना, मगर इस शादी को करना मेरी बहुत बड़ी मजबूरी थी। मैं काफ़ी दिनों से लगातार रो रही थी, इसलिए अब मेरी आंखों से आंसू निकलने भी बंद हो गए थे। मुझे चिंता तो थी सिर्फ अपनी माँ और भाई की। चिंता थी कि मेरे पीठ पीछे उनका ख्याल कौन रखेगा, क्योंकि मेरे पिता इस दुनिया में नहीं थे। मेरा एक छोटा भाई था, उसकी उम्र अभी कम थी। वह लगभग 12 साल की उम्र का था। शादी के बाद मैं एक ऐसी जगह जाने वाली थी जहाँ से कभी मैं वापस नहीं आती। यह बात तो यह लोग अच्छी तरह से जानते थे। फिलहाल मेरी शादी हो गई और मैं धीमे धीमे कदमों से वहाँ आकर खड़ी हो गई थी, जहाँ पर मुझे नहीं खड़ा होना चाहिए था। एक ऐसी जगह जहाँ पर मेरी उससे मुलाकात हुई थी और तभी से वह मेरे पीछे पड़ गया था। क्या आप लोग जानना चाहेंगे कि वह कौन था? तो फिर ध्यान से मेरी कहानी सुनिए। मेरी ज़िंदगी बड़ी खुशहाल गुजर रही थी। मेरे साथ मेरी बूढ़ी माँ रहती थी। मेरी उम्र 24 साल थी। मेरी माँ चाहती थी कि वह मेरी शादी कर दे, मगर मैं अभी शादी नहीं करना चाहती थी। उनका कहना था कि तुम जवान हो रही हो और हमारे गाँव में तो वैसे भी 20 साल की उम्र की लड़की की शादी कर दी जाती है, मगर मैं ऐसे कैसे शादी कर सकती थी। मेरी माँ और छोटे भाई को अकेला छोड़कर मैं शादी करके अपनी ससुराल चली जाती तो उन लोगों को क्या होता। जब मैं 15 साल की थी तब मेरे पापा को खतरनाक बीमारी ने पकड़ लिया था, जिसकी वजह से उनकी तबीयत खराब रहने लगी थी और फिर एक दिन उनकी मौत हो गई। उनकी मौत पर मैं बहुत रोई थी, क्योंकि मैं काफ़ी समझदार थी और उससे मेरे पिता जुदा हो गए थे। हम लोग गाँव में रहते थे। यह हमारा बड़ा ही प्यारा और छोटा सा कम आबादी वाला और खूबसूरत सा गांव था। हमारे गांव की खूबसूरती तो आसपास पड़ों उसके कई गांवों में मशहूर थी, और इसी तरह खूबसूरत हमारे गांव का नाम था। हमारे गांव के लोग आपस में बड़ी मेल मोहब्बत के साथ रहा करते थे, और हमारे इस छोटे से गांव में किसी चीज़ की कोई कमी नहीं थी। यहाँ खेती बाड़ी भी भरपूर हुआ करती थी, मगर हमारे गाँव में ना तो अस्पताल था, ना स्कूल कॉलेज थे, और ना ही पुलिस स्टेशन था। शायद हमारे गाँव को लोग ज़्यादा जानते नहीं थे, और हमारे गांव की मुखिया जी यह चाहते थे कि शहर वालों की नज़र हमारे गांव पर पड़े, क्योंकि कई सालों पहले हमारे गांव में एक बड़ा कंस्ट्रक्शन कंपनी का मालिक आया था, जो हमारे गांव की इन ज़मीनों को खरीदना चाहता था। वह हमारे गांव की ज़मीनें खरीदकर उन पर अपना बिजनेस करना चाहता था। उसने हम गाँव वालों को ऑफ़र दिया था कि हम आपके गाँव में सारी सुविधाएँ उपलब्ध करवा देंगे। अपने छोटे छोटे कामों के लिए इतनी दूर शहरने की भी ज़रूरत नहीं होगी। आप हमें अपने गाँव का आधा हिस्सा बेच दें ताकि हम वहाँ पर अपना प्लाट लगा सके। मगर हमारे गांव के सरपंच जी ने पूरी पंचायत में बोल दिया था कि अगर गांव का कोई भी मेंबर इन शहरी लोगों की बातों में आ गया तो उसे गांव से निकाल दिया जाएगा। हम अपने गांव की खूबसूरती को ख़राब नहीं करेंगे। हम लोग इनके लालच में नहीं आएंगे। हालांकि सरपंच जी के समझाने के बावजूद भी गाँव के कुछ लोग उनकी बातों में आ गए थे, मगर वक्त रहते उन्हें अकल आ गई थी, क्योंकि शहर के बड़े बड़े अमीर लोग हमारे गांव आकर हमें फालतू के ऑफ़र देते थे, जिनको हम एक्सेप्ट कर लेते तो फिर उससे क्या होता, हमारे गांव की खूबसूरती खराब हो जाती। क्या पता वह लोग हमसे झूठ बोल रहे होते। बस यही वजह थी कि सरपंच जी इन लोगों की बातों पर यकीन करना चाहते थे। वक्त रहते सबको अकल आ गई थी।
सबने इस बात पर अटल फैसला कर लिया था कि कोई भी इन शहरी लोगों की बातों में नहीं आएगा, और वही हुआ था। सबने मिलकर शहर के उस अमीर आदमी को इतना परेशान किया और उससे साफ इनकार कर दिया कि वह हमारे गांव पर अपनी नज़र न डाले। हमारे गांव की ज़मीन उसे नहीं मिल सकती। बस उसके बाद वह कभी हमारे गांव पलटा ही नहीं, और फिर किसी ने भी हमारे गांव पर नज़र रखने की कोशिश नहीं की। हम तो जानते हैं कि शहर के लोग कैसे होते हैं, कैसा उनका लाइफस्टाइल होता है, क्योंकि हम जैसे कोई भी शहर के लोग जैसा नहीं बनना चाहता था। हमने सुना था कि शहर के लोग बड़े ही कठोर होते हैं, गरीब लोगों को तो शहर में कुछ भी नहीं माना जाता, और हम लोग तो बड़े ही सीधे साधे लोग थे। गरीब थे मगर मेहनत मजदूरी करके अपनी ज़िंदगी को गुजार रहे थे। मेरे पिता नहीं थे तो क्या हुआ, मैं खेतों में जाकर गांव की बाकी औरतों के साथ खेती बाड़ी और मजदूरी किया करती थी। हमारे गांव में लड़कियां भी काम किया करती थी, और उन लड़कियों को काम करने पर खेतों में काफ़ी सारे पैसे दिए जाते थे, क्योंकि जो काम गांव की औरतें किया करती थी वह काम गांव के मर्द नहीं कर पाते थे। गांव के मर्द ज़्यादातर हमारे गांव में बने जंगलों में काम किया करते थे। जंगलों में औरतों का जाना ठीक नहीं था, क्योंकि वहां पर खुखार जानवर आते जाते रहते थे। सुना था कि वहां एक अमीर आदमी ने अपना फार्म हाउस बनाया हुआ है, और वह फुल सिक्योरिटी के साथ उस जंगल के फार्म हाउस में रहता है। कभी कभी वह फार्म हाउस बंद भी रहता है। फिलहाल गांव की ज़िंदगी बहुत ही अच्छी होती है। अगर दिक्कत थी तो मुझे इस बात से थी कि मेरी माँ अपनी टांगों से लाचार थी। वह बचपन से ही पोलियो जैसी बीमारी का शिकार हो चुकी थी। मेरे पापा ने उसने शादी कर ली थी, क्योंकि वह उनसे बहुत प्यार करते थे, और दोनों के घर वालों ने भी एक दूसरे के लिए दोनों को पसंद कर लिया था। उसके बाद हम दोनों भाई बहन एक एक करके इस दुनिया में आए। यही तो वजह है कि मैं अपनी माँ को छोड़कर कहीं नहीं जाना चाहती। मेरे बाद मेरी माँ कैसे घर के काम किया करेगी, क्योंकि वह तो एक तरफ बैठी रहती है। मैं सुबह सुबह उठ जाती हूँ, खेतों में जाकर काम करती हूँ, और उसके बाद शाम तक खेतों में वापस आती हूँ। घर के सारे काम करती हूँ और सबके लिए फिर खाना बनाती हूँ। खेतों में काम करने से मेरा पूरा शरीर दर्द करने लगता है। गांव में एक लड़की की छवि जो हमारे गांव के किसान की बेटी थी, वह बहुत सुंदर, गांव के सारे ही लोग उसकी खूबसूरती की तारीफ किया करते थे। मगर बदकिस्मती से मेरी दोस्त बन गई थी। मेरी माँ मुझसे मना किया करती थी कि तू उससे दोस्ती मत कर, वह लड़की बहुत खूबसूरत है। गांव के ना जाने कितने लड़के उसके आशिक होंगे, मगर मैं उनकी बातों में नहीं मानती थी। वह दिल की बहुत अच्छी थी, हमेशा मुझसे हंसकर बातें किया करती थी, मुझसे मेरे हाल चाल पूछती रहती, और कई बार तो उसकी माँ ने अच्छा खाना बनाया तो वह मेरे लिए लेकर घर तक आ गई थी, तो उससे दोस्ती करना तो बनता था। उसके साथ मैं अच्छा वक्त गुजारा करती थी। वैसे तो मैं भी कोई कम खूबसूरत नहीं थी, इस टक्कर की थी। लोग मुझे बेहद ही पसंद किया करते थे, मेरी खूबसूरती की तारीफ करते थे, और लगता था कि इस पूरे गांव में वही एक खूबसूरत लड़की है। मेरी माँ तो अब बूढ़ी हो गई थी, बीमार रहने लगी थी ना, बस इसलिए वह अपनी उम्र से बड़ी लगती है। हमेशा बिस्तर पर लेटे लेटे यही कहती रहती कि मैं तेरी शादी करना चाहती हूँ। अब वह मेरी शादी कहाँ से करती, अच्छा रिश्ता कोई मिल नहीं रहा था, और मैं अभी शादी नहीं करना चाहती थी। एक दिन मुझे बताया कि उसके लिए एक शहर से रिश्ता आया है। मुझे बड़ी खुशी हुई कि शहर से रिश्ता आया है, यह तो बहुत ही अच्छी बात है। हमारे यहाँ जिन लड़कियों की शादी शहर में होती थी उनको बड़ा खुशनसीब माना जाता था, क्योंकि जितनी भी लड़कियों की शादी अभी तक शहर में हुई थी वह सभी लड़कियाँ अच्छी रह रही हैं। शायद शहर के लोगों की सोच और गाँव के लोगों की सोच से पूरी होती हैं। फिलहाल हमेशा अपने पति के गुण गाती रहती थी, हमेशा उसकी तारीफ करती रहती कि वह ऐसे हैं वह ऐसे हैं, तो उसकी बातें सुनकर बस हंसती रहती, और मैं कभी हाँ भी कर देती। मेरे दिल में तो अभी शादी का ख्याल दूर दूर तक नहीं आता था, लेकिन मैं यह नहीं जानती थी कि अब मेरे चेहरे की यह हंसी और मेरे होंठों की मुस्कान पूरी तरह से गायब होने वाली है। उस दिन मैं बहुत थक गई थी। रात को बिस्तर पर जाकर लेटी तो बदन बहुत दर्द कर रहा था, किसी पल सुकून नहीं मिल रहा था। अभी मुझे गहरी नींद आई थी जब माँ दर्द से रहने लगी कि माँ की आवाज़ सुनकर मैं झट से उठी। मैंने माँ से कहा, माँ क्या हुआ है? तो माँ कहने लगी कि बेटा मेरी तबीयत ठीक नहीं है। मैंने माँ को छूकर देखा तो माँ को बहुत तेज बुखार था। यह देखकर मैं घबरा गई थी। मैंने कहा, माँ तुमने मुझे बताया क्यों नहीं कि तुम्हें तेज बुखार है? मैं अभी वैद्य जी से दवाई लेकर आती हूँ। माँ कहने लगी कि बेटा तू इतनी रात को वैद्य जी के पास जाएगी, भाई को भेज दे। मैंने अपने भाई की तरफ देखा तो वह गहरी नींद में सो चुका था। एक दो बार उसे जगाने की भी कोशिश की मगर वह नहीं जागा। मैं जल्दी से अपना दुपट्टा लेकर और माँ को तसल्ली देकर कि मैं अभी आती हूँ घर से निकल गई थी। हमारे गांव में मेडिकल और डॉक्टर या फिर अस्पताल तो थे नहीं, इसलिए हमारे गांव में 2-3 वैद्य थे जो बहुत अच्छे माने जाते थे। वह जड़ी बूटियों की दवाई बनाया करते थे। मैं उन वैद्य जी के पास घर जाने के लिए निकल गई थी।
जो मेरी माँ का इलाज करते थे। जब मैं अपने घर से निकली और रात के अंधेरे में गांव की चौक तक पहुंची तो मेरी नज़र एक कुत्ते पर गई। उसको देखकर तो जैसे मैं डर गई थी। बड़ा ही खूंखार, जानलेवा और खतरनाक कुत्ता नजर आ रहा था। अंधेरे में उसकी लाल लाल आंखें चमक रही थी। उसके मुंह खोला तो उसके लंबे लंबे दांत, मेरे तो पैर थर थर कांपने लगे थे। इस कुत्ते को मैंने आज पहली बार देखा था। यह कुत्ता कोई मामूली कुत्ता नहीं लग रहा था। ना जाने यह कहाँ से आ गया था। इसे देखकर लग रहा था कि यह बड़ा ही खतरनाक कुत्ता है। अगर किसी पर इसके दांत लग गए तो वह जिंदा ना बच सकेगा। मैंने देखा वह कुत्ता इधर उधर टहल रहा था। मैं एक साइड पर छुपकर खड़ी हो गई थी। यहाँ से चला जाए तो मैं आगे बढ़ूं, क्योंकि वेद जी का घर उस रास्ते से गुजर रहा था कि दवाई लेकर जाना चाहता था। वह बुखार से तप रही थी। मुझे उनकी चिंता हो रही थी। इधर यह कुत्ता था कि जाने का नाम ही नहीं ले रहा था। धीरे धीरे दिन निकलने लगा था। इतना समय होने पर गांव के लोग जागने लगते और अपने कामों पर जाने लगते थे। तभी मैंने देखा कि वहां रास्ते से गुजरते हुए कुछ लोगों ने उस कुत्ते को देख लिया। कुत्ते को देखकर वह लोग भी डर गए थे और उन्होंने उस कुत्ते से डरना शुरू कर दिया। बल्कि वह सब मिलकर उस कुत्ते पर हमला करने लगे। वह बेचारा किसी का कुछ नहीं बिगाड़ रहा था, तो फिर क्यों लोगों ने उस पर हमला किया था? शायद वह जहाँ से आया था वहाँ से वह रास्ता भटक गया था, मगर इन लोगों ने उसको मार मार कर घायल कर दिया और फिर वह लोग वहाँ से चले गए थे। वह देखने में इतना ताकतवर कुत्ता था कि फिर उसने पलटकर उन लोगों पर हमला नहीं किया। फिर भी इन लोगों ने उस बेचारे के साथ बहुत बुरा किया था। वह दर्द से तड़प रहा था। उसके एक पैर पर इतनी जोर से ईंट मारी थी कि उसके पैर पर जख्म हो गया था और उसमें से खून भी निकल रहा था। वह बेहोशी जैसी हालत में था। मैं उसके करीब गई। मैंने झट से अपना दुपट्टा लिया और उसका खून साफ करने लगी। मैंने उसके जख्म पर अपना दुपट्टा बांध दिया था। वह धीमे धीमे आंखें खोलकर मुझे देख रहा था। उन लोगों ने सच में उसके साथ बहुत बुरा किया था। मुझे माँ की दवाई लाने में बहुत देर हुई थी, इसलिए मैं उसे गंभीर हालत में ही छोड़कर वैद्य जी के घर चली गई थी, क्योंकि पहले ही मुझे काफ़ी देर हो चुकी थी। मैं जब घर दवाई लेकर आई तो माँ कहने लगी कि बेटा तू कहाँ रह गई थी, मैं कब से तेरा इंतजार कर रही हूँ। मैंने माँ को उस कुत्ते के बारे में बता दिया था। माँ कहने लगी कि तुझे उस कुत्ते के करीब नहीं जाना चाहिए था। अगर वह खूंखार कुत्ता था तो तुझे भी तो नुकसान पहुँचा सकता था। मैंने अपनी माँ से कहा, माँ वो बहुत ही गंभीर हालत में था, भला वह ऐसी हालत में क्यों नुकसान पहुँचाता। लेकिन एक अजीब बात यह थी कि जब मैं दवाई लेकर उसी रास्ते पर वापस आई तो वह कुत्ता मुझे कहीं नजर नहीं आया। शायद वह अपनी जगह वापस चला गया था जहाँ से वह आया था। वह दिन तो जैसे तैसे निकल गया था। मेरी माँ की तबीयत में भी बहुत सुधार आ गया था। उस दिन मैं खेतों में काम करने के लिए नहीं गई थी, क्योंकि माँ की तबीयत की वजह से मैं काफ़ी परेशान थी। पिछली एक रात में से सो नहीं सकी, इसलिए दूसरी रात मुझे बड़ी गहरी नींद आई। 2-3 दिन इसी तरह से गुजर गए थे। उन दिनों बड़ी गर्मी हो रही थी। रात के समय भी बिस्तर पर लेटने के बाद सुकून नहीं मिल रहा था, क्योंकि बहुत ज़्यादा गर्मी थी। माँ और भाई तो सो चुके थे, मगर मैं जाग रही थी। उस समय ज़्यादा रात नहीं हुई थी, लेकिन गांव के लोग जल्दी सो जाते थे और सुबह जल्दी उठ जाते थे, इसलिए रात के 12 बजे भी हम लोगों को आधी रात का समय लगता था। उसी समय मुझे ऐसा लगा जैसे हमारी गली में कुत्ता भौंक रहा है। मैं बड़ी बड़ी जोर से कुत्ता भौंक रहा था। मुझे समझ नहीं आया कि क्या बात है। मैं दरवाज़ा खोलने के लिए बाहर चली गई थी, जब मैंने देखा कि यह तो वही खूंखार कुत्ता है। अब यह कुत्ता काफ़ी हद तक बेहतर लग रहा था, मगर यह हमारे दरवाजे पर क्या कर रहा था? शायद इसने मुझे यहाँ आते हुए देख लिया होगा, क्योंकि आज जब मैं खेतों में काम करके वापस आ रही थी तो गांव के कुछ लोगों को मैंने बातें करते हुए सुना था कि हमारे गांव में एक ऐसा कुत्ता आ गया है जो बड़ा ही खतरनाक है। और यह कुत्ता हमारे गांव का नहीं है, क्योंकि नॉर्मली कि हमारे गांव में जैसे कुत्ते होते हैं तो वो उनको बिल्कुल अलग था। अब इसको देखकर मुझे डर लग रहा था, मगर वह लगातार मेरे दरवाजे के आगे भौंक के चला जा रहा था। मुझे लगा शायद यह भूखा होगा। मैं उससे काफ़ी दूरी पर खड़ी थी। मैंने अपना दरवाज़ा भी पूरी तरह से नहीं खोला था। मैं घर के अंदर गई और उसके लिए खाना लेकर आई। वह खाना मैंने अपने दरवाजे पर रखकर दरवाज़ा बंद कर दिया था, मगर वह फिर भी खामोश नहीं हो रहा था। मैंने दरवाज़ा खोला तो वह कुत्ता मेरे करीब आया और उसने मेरे कपड़े अपने मुंह से पकड़ लिए। मैं बहुत डर गई थी पर हमला ना कर दे, मगर वह मुझ पर हमला नहीं कर रहा था। वह मेरे कपड़े खींच रहा था, मुझे कहीं ले जाना चाहता था। वह मुझे इशारा कर रहा था, मगर मैं उसकी बात समझ नहीं आ रही थी। मैं उससे पीछे भागने की कोशिश करती तो वह मेरे आगे लपक रहा था।